बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 वर्क और एनर्जी के मुतल्लिक था। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट वन इज अ मैन पुशेज ए लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड at an angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि एक आदमी है जो एक लॉन मूवर को लेके लॉन मूवर की मदद से ग्रास कट कर रहा है लॉन का। अब उसने 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ ग्रास को अगर कट करना है और एक फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स की तो ये 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस तरह कि यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमने मालूम करना है कि कितना वर्क करेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल का प्रॉब्लम है जिसमें हमें डाटा गिवन है। फोर्स 40 न्यूटन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 20 मीटर गिवन है और उसके साथ साथ 20 डिग्री एंगल भी गिवन है। अब यहाँ पे चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल गिवन हो तो हम वर्क डन का फार्मूला यूज करते हैं एफ डॉट डी और अल्टीमेटली हमारे पास एफ डी कॉस ऑफ थीटा आएगा, जिसको हम सॉल्व करें वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर 751.75 जूल बनता है न्यूमेरिकली। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट पे गौर करें तो यहाँ पे 40 न्यूटन, 20 डिग्री या 20 मीटर, इन तमाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 से ज़्यादा नहीं है। तो आंसर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और इसको लिख सकेंगे 7.5 इंटू 10 टू द पावर, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल्स। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में कहा गया है कि रेन ड्रॉप का मास गिवन है 3.35 इंटू 10 टू द पावर -5 किलोग्राम फॉल्स वर्टिकली। यहाँ पे अगर आप समझ लें कि ये एक रेन ड्रॉप है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट कांस्टेंट स्पीड कि रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे की तरफ आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ये कांस्टेंट स्पीड कब अचीव होगी? कांस्टेंट स्पीड अचीव होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स आपस में बराबर हो जाए। अब अपवर्ड फोर्स हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स होगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं एफ से डिनोट कर दूं और डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है विच इज एम जी, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगी तो रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा होगा। ऐसी सूरत में इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड देन फ्रिक्शन। अब ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है कि ग्रेविटी की वजह से वर्क क्या होगा। अब देखा जाए तो इसने चूंकि टोटल डिस्टेंस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो 100 मीटर है, यहाँ से ज़मीन तक पहुँचने में उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया 100 मीटर ट्रैवल किया कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो इसका मतलब जो इस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी वो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होगी एम जी के बराबर। और अल्टीमेटली हमारे पास जो इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास गिवन डाटा, मास गिवन है, हाइट गिवन है और वर्क बाय ग्रेविटी हम कैलकुलेट करना चाहें पहले तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी एच के बराबर होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब हम ग्रेविटी की फोर्स इनटू डिस्टेंस लेंगे और चूंकि डिस्टेंस या हाइट और ग्रेविटी की फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, इसलिए आप डायरेक्ट एम जी एच लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाता है 0.0328 जूल। अब इसी तरीके से अगर हम मालूम करना चाहें वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे उसमें हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट एक्ट करती है ग्रेविटी के। तो इस वजह से चूंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा और जब एंगल 180 डिग्री होगा तो कॉस 180
-1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो -mgh के बराबर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो लाजमी तौर पे m, g और h की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास रिजल्ट भी सेम आएगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पे मिसिंग है नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये -0.0328 जूल होगा, विच इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 3A की तरफ। इसमें अगर आप देखें, each of 6 centimeter, this is centimeter thick and mass 1.5 किलोग्राम फ्लैट ऑन द टेबल। फर्ज करेंगे हमारे पास ये एक टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर 10 ईंटें रखी हुई हैं फ्लैट, यानी सारी ईंटें टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। अब हमने करना क्या है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। एक को दूसरे के ऊपर रखने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी हम एक स्टैक लगाना चाह रहे हैं कि हम उसको चाहते हैं कि पहली ईंट हो, उसके ऊपर दूसरी हो, उसके ऊपर तीसरी हो, उसके ऊपर चौथी हो, पांचवी हो, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। इस तरीके से 10 ईंटें एक दूसरे के ऊपर हमने रखनी है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि हम हर ईंट को डिफरेंट हाइट तक लेके जा रहे हैं। अब जब डिफरेंट हाइट तक लेके जा रहे हैं तो लाजमी तौर पे हर ईंट के लिए वर्क डन भी अलहदा होगा। तो हम तमाम वर्क्स को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब गिवन डाटा में मास ऑफ द ब्रिक्स, यानी हर ईंट का मास दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम है, और हर ईंट की हाइट दी हुई है विच इज़ 0.06 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ब्रिक होगी ये वाली, उसको हम इस ब्रिक को हमें फ्लैट टेबल से ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्लैट टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और उसको हमने वहीं पर रखना है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी, जो हमें लिफ्ट करना पड़ेगी, वो 0 होगी। जबकि अगर हम उससे ऊपर वाली ईंट की बात कर लें तो नंबर 2 को अगर हम देखें तो नंबर 2 को लाजमी तौर पे हमें उतना उठाना पड़ेगा जितनी पहली ईंट की हाइट है, दैट इज इक्वल टू h0। इसी तरीके से दूसरी ईंट को अगर हम के बाद तीसरी ईंट रखेंगे, वो दूसरी के ऊपर रखेंगे, तो ये हमारे पास टोटल डबल ऑफ हाइट हो जाएगी, यानी फर्स्ट ईंट और सेकंड ईंट दोनों की मोटाई के बराबर हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारे पास 2h0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम हर ईंट के लिए अलग-अलग हाइट देखें तो उसमें ऐड होती जाएगी हमारे पास 0.06 मीटर। तो हम अगर इसकी बात करेंगे, h1 हमारे पास 0 है, h2 0.06 है, h3 0.12 है, और इसी तरीके से 10वीं ईंट के लिए जो टोटल हाइट हमें लिफ्ट करनी पड़ेगी ईंट को, वो 0.54 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तमाम ईंटों के लिए वर्क डन mgh के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकेंगे, और mgh के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो तमाम के लिए mg अगर कॉमन ले लें तो वी कैन राइट mg इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3 एंड सो ऑन अप टू h10। तमाम हाइट्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको g और m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 39.69 जूल। यहाँ पर फिर वही बात कि हमारे पास यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसी तरीके से इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो रिजल्ट के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हमें इसको, इस डाटा को राउंड करना पड़ेगा, और जब हम राउंड करेंगे तो हमारे पास ये नियरेस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए राउंड करने का मतलब है कि 40 जूल वर्क डन कैलकुलेट हो सकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए कार ऑफ मास 800 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट ए 54 किलोमीटर पर आवर। मास ऑफ द कार गिवन है और उसके साथ साथ स्पीड, इनिशियल स्पीड गिवन है। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर, या 60 मीटर दूर जाके इसके ब्रेक्स लगते हैं, रुकती है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। तो
तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स हमने मालूम करनी है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स अपोजिंग द मोशन, तो इसका मतलब वो नेगेटिव फोर्स की हम बात करेंगे। तो व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ साथ बताना है कि असल काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई जो उसके पास कार के पास थी। तो यहाँ पर गिवन डाटा फिर वही हमारे पास 800 किलोग्राम है, 54 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड आखिरकार वो रुक जाती है, और उसके साथ साथ रुकते रुकते उसने 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और हमने रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, और उसके साथ साथ जो फाइनल से इनिशियल से फाइनल तक पहुंचते पहुंचते उसने टोटल डिस्टेंस 60 मीटर ट्रेवल किया है। तो इसके लिए फिर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हम वर्क करेंगे वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, और यहाँ पे एनर्जी में चेंज चूंकि काइनेटिक की फॉर्म में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हम वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास F इंटू डी है, दैट इज इक्वल टू F into D, that is work done, and this is equal to change in kinetic energy 1/2 mvf square minus 1/2 mvi square के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यूज अगर हम जस्ट पुट कर दें, यू कैन सी द कैलकुलेशन। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू -1500 न्यूटन बन रही है। ये जो नेगेटिव साइन है ये जाहिर कर रहा है कि फोर्स अपोजिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, यानी उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम कहेंगे नेट फोर्स -1500 न्यूटन है, तो अगर कोई हमसे कहे जी कि रिटार्डिंग फोर्स, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फिर हमारे पास ये रिटार्डिंग फोर्स विल बी 1500 न्यूटन। अब इसके साथ हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाना क्योंकि ये रिटार्डिंग का लफ्ज हमने यूज कर लिया है, तो रिटार्डिंग फोर्स असल में नेगेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1500 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। और इसके साथ ये पूछा गया है कि व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट आर डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट्स। तो ब्रेक्स के फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से वो हमारे पास कार को स्टॉप करने की सूरत में डिसिपेट हो जाएगी। ये था हमारे पास नंबर 4 क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट ए टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर हाइट, और यानी ये हमारे पास 10 मीटर हाइट है और ये इसकी 100 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्लाइन प्लेन का। लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल डाउन द हिल, यहां से इसको रिलीज करते हैं और ये नीचे की तरफ आती है। अब अगर नीचे की तरफ आए तो उस सूरत में व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम, जब वो बॉटम पर पहुंचे तो उसकी स्पीड कितनी होगी ऑफ द इंक्लाइन इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480, और इस दौरान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट करेगी वो हमारे पास 480 न्यूटन भी मौजूद है। यानी यहाँ पे फ्रिक्शनलेस केस नहीं है बल्कि 480 न्यूटन फोर्स है हमारे पास जो अपोजिंग फोर्स है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो काइनेटिक एनर्जी बन रही है ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने मालूम करना है कि स्पीड एट दी बॉटम कितनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास डाटा के मुताबिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे थी वो नीचे की तरफ आते होते दो हिस्सों में तकसीम हुई। एक हिस्सा फ्रिक्शन इफेक्ट के खिलाफ काम करने में इस्तेमाल हो गया और जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो उसको काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाती है। तो यहाँ से हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ डी आ जाएगा। अब चूंकि वी आई 0 थी तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 98,000। इसको अगर 48,000 इसमें माइनस करेंगे 50,000 आ जाएगा।
और अल्टीमेटली इसको 500 को डिवाइड करेंगे तो ये VF स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। तो VF की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 100 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। क्यूबिक मीटर मतलब ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास कि इतना पानी है जिसको हम पंप फ्रॉम ए रिजर्वायर इनटू टैंक 10 मीटर हायर देन दी रिजर्वायर, कि यहां से वाटर को पंप करना है हमने रिजर्वायर से 10 मीटर की बुलंदी तक। अब अगर 10 मीटर की बुलंदी तक उसको पंप किया जा रहा है इन 20 मिनट्स और इसके लिए टाइम 20 मिनट लग रहे हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी इंक्रीज होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज तो बेसिकली mgh के बराबर होती है। अगर हम इसका गिवन डाटा देख लें तो 100 क्यूबिक मीटर वाटर है, 10 मीटर हाइट तक लेके जाना है 20 मिनट में, और 20 मिनट को अगर सेकंड में बदल लें तो ये 1200 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने मालूम करना है कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितनी है। ए पार्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी में और बी पार्ट में हमने मालूम करना है पावर डिलीवर्ड बाय दी पंप। पंप कितनी पावर डिलीवर कर रहा होगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व अगर करते हैं तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के बराबर बनता है। तो अल्टीमेटली मास हमें गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन है, लेकिन उसके साथ साथ डेंसिटी भी गिवन है। और वी नो दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो यहाँ से 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो 10 टू द पावर 5 किलोग्राम मास बन जाएगा, विच इज लिफ्टेड और विच इज पम्प्ड फ्रॉम रिजर्वायर टू 10 मीटर हाई टैंक। तो यहाँ से mgh का फार्मूला यूज करेंगे तो ये हमारे पास 9.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर आ जाता है। अब अगर हम उसके अगले से एक ही बात करें कि पावर कितनी डिलीवर करेगा, तो पावर डिलीवर करने के लिए हम इस हिस्से को यूज कर लेते हैं। पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, यानी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जा सकता है, वर्क डन भी कहा जा सकता है कि पंप ने कितना वर्क किया, वो असल में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 9.8 इंटू 10 टू पावर 6 विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द पंप पर यूनिट टाइम, जो कि 1200 सेकंड बनता था। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास 8.16 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट बन जाएगा। और अगर हम इसको किलो वॉट में लिखना चाहें तो ये 8.2 किलो वॉट के बराबर आ जाएगा। इसको राउंड करने की वजह फिर वही है, जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद यहाँ पे मिनिमम 2 है, तो या यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब हम आंसर के अंदर उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाएंगे तो 8.2 किलो वॉट रिजल्ट आ जाएगा फॉर द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.6। और 4.7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4.7 है अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस in propelling an automobile at 80 किलोमीटर पर आवर। what power must the engine develop, कि इंजन कितनी पावर डेवलप करे कि वो 400 न्यूटन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस पर भी ओवरकम कर सके और गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला सके। तो इसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सी लॉजिक होगी। पहले हम देख लेते हैं डाटा। F इज इक्वल टू 400 न्यूटन है और वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ से अगर 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें वही तरीके से कि 1000 से डिवाइड कर दें, 3600 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 22.22 मीटर पर सेकंड बनती है वेलोसिटी ऑफ दी ऑटोमोबाइल। तो यहाँ से हम पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो हमारे पास पावर का एक रिलेशन है फोर्स और वेलोसिटी का, और वो हमारे पास बनता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, वेयर एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, v इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से एफ वी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। चूंकि
हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होनी चाहिए ताकि वो रोड फ्रिक्शन को ओवरकम भी कर सके। तो इसके दरमियान एंगल 0 होगा, तो ये सिंपल एफ वी रह जाएगा क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 400 मल्टीप्लाइड बाई 22.22 मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन आता है 8888 वॉट, और यहाँ से हम इसको 8.88 किलो वॉट लिखा जा सकता है क्योंकि उसने पावर को कहा है किलो वॉट में एक्सप्रेस करना है। अब 8.88 किलो वॉट को हम 8.9 किलो वॉट में राउंड ऑफ करेंगे बिकॉज हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो मिनिमम है वो 2 है, तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 8.9 किलो वॉट की सूरत में। यह था नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम 8 है हमारे पास कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram from rest to a speed of 2 into 10 to the power 7 meter per second through a distance of 5 centimeter। यानी हम चाहते ये हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, रेस्ट से हम उसको 2 × 10 की ताकत 7 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करना चाहते हैं, और उस सूरत में कि ये एक्सेलरेशन या ये स्पीड वो अटेन कर ले विद इन 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो फोर्स लगाना पड़ेगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी ये हमने मालूम करना है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो वही हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होगा कि F इंटू डी इज इक्वल टू 1/2m VF स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि VI 0 है तो इसलिए ये पोर्शन वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स F इंटू 0.05 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यूज पुट करेंगे, रिजल्ट हमारे पास ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 364 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, और इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को 2 डिजिट इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन बन जाएगा। ये फोर्स होगी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट टू द गिवन स्पीड। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक डाइवर वेइंग 750 न्यूटन dive from a board of 10 meter above the surface of the pool of water, use the conservation of mechanical energy to find his speed at a point 5 meter above the water surface neglecting air friction। अब गिवन डाटा के मुताबिक क्या है जी कि हमारे पास 750 न्यूटन का एक डाइवर है जिसने यहाँ से जंप करना है। अब यहां से जंप करे इस तरह कि ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, इसकी इनिशियल हाइट जिसको हम h1 से जाहिर कर दें वो 10 मीटर है, और हमने मालूम करना है कि जब वो 5 मीटर की हाइट पर पहुंचे यानी सरफेस ऑफ वाटर से सरफेस ऑफ वाटर से वो जब वो 5 मीटर की ये क्या कर रहा है 5 मीटर की हाइट पे हो तो उस सूरत में हमने मालूम करना है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसका मतलब h2 5 मीटर है हमारे पास और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला होगा विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फार्मूला जनरल फार्मूला हमारे पास 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अब यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 2 दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो वेलोसिटी विल बिकम 2gh1 माइनस h2 अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो v2 स्क्वायर की वैल्यू v के बराबर अगर रखें
2 इज इक्वल टू वी। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास 2gh1 माइनस h2 अंडर रूट, और यहाँ से वैल्यूज पुट करें तो रिजल्ट आपके पास 9.9 मीटर पर सेकेंड के बराबर बन जाता है। फिर वही बात कि हमने इसको राउंड करना होता है अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात कर लेंगे, ए चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर ए, व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस। कि एक बच्चा है जो स्लाइड से नीचे की तरफ आता है, अब स्लाइड से नीचे की तरफ आते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी बॉटम पर आके। अब इसकी हाइट उसने कही है कि ये h बराबर है 4 मीटर। हमने बताना ये है कि अगर ये स्लाइड फ्रिक्शनलेस हो तो बॉटम पर उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी। तो गिवन इज 4 मीटर हाइट है, स्पीड एट दी बॉटम मालूम करनी है, और इसके लिए हमें गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे चूंकि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी तो mgh के बराबर है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, तो mgh माइनस 0 करेंगे तब भी mgh ही रहेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू mgh माइनस 0 करना पड़ेगा। तो 0 को हम इग्नोर भी कर दें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास वेलोसिटी के लिए 2gh अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 8.8 मीटर पर सेकेंड बन जाता है। अब ये पहला हिस्सा तो ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में कहा है कि परसेंटेज टोटल एनर्जी लॉस्ट कितना होगा अगर if it reaches the bottom with a speed of 6 meter per second, what percentage of his total energy at the bottom of the slide is lost as a result of friction। कि फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस होगी अगर वो बजाय 8.8 मीटर पर सेकेंड के वो पहुंचे 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो उसके लिए फिर हम परसेंटेज लॉस का फार्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज लॉस बेसिकली होगा लॉस इन एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब लॉस का मतलब क्या है, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv प्राइम स्क्वायर। v हमारे पास है 8.8 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शन के बगैर जो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। v प्राइम है हमारे पास, अगर फ्रिक्शन है तो वो 6 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है बॉटम तक। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कम हुई तो एनर्जी लॉस हुई है। अब वो एनर्जी लॉस हमने मालूम करना है, तो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल हमारे पास फिर वही 1/2 mv स्क्वायर होगी। अब इन तमाम में देखा जाए तो ऊपर भी 1/2 m कॉमन लिया जा सकता है, 1/2 m इसमें भी है, 1/2 m इस तो कॉमन ले लें और नीचे 1/2 m से कैंसिल कर दें, तो ये 1/2 m से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया हमारे पास v2 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर ओवर v स्क्वायर इंटू 100। इसका मतलब है यहाँ पे इस फार्मूले में से m निगलेक्ट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी परसेंटेज लॉस इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज है वही असल में काइनेटिक एनर्जी की लॉस होगी परसेंटेज। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो ये ऑलमोस्ट 54% बनता है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर इन टाइम दे दूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।